गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ह्यूमैनिटीज़ अड्डा। ह्यूमैनिटीज़ के इस चैनल ह्यूमैनिटीज़ अड्डा में आपका वेलकम है। तो आज हम लोग पावर शेयरिंग यानी कि क्लास 10th के सोशल स्टडीज़ के सिविक्स यानी पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे, उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ह्यूमैनिटीज़ अड्डा ये जो हमारा चैनल है ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th में ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स के लिए बनाया गया है। आप यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियो पा सकते हैं, अपनी क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है तो उसको पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर आंसर मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें और अपने कमेंट्स ज़रूर दें कि वीडियो किस तरह के बन रहे हैं। तो इसके पहले वाले चैनल में इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पावर शेयरिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि पावर शेयरिंग क्या है, और दो कंट्रीज़ के एग्जांपल दिए गए हैं, बेल्जियम और श्रीलंका। और बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि बेल्जियम में किस तरह से डच फ्रेंच पीपल रह रहे हैं, क्या वहाँ पे इथनिक कम्युनिटी है, कैसी डाइवर्सिटी है और क्या सिचुएशन है। जो दूसरी कंट्री है, जिस दूसरी कंट्री के बारे में इसमें एग्जाम्पल दिया गया है पावर शेयरिंग के लिए, वो है श्रीलंका। तो श्रीलंका इज़ ऑल्सो ए स्मॉल कंट्री, एक छोटा देश है। श्रीलंका इज़ अ आइसलैंड कंट्री इन साउथ एशिया में श्रीलंका बसा हुआ एक छोटा कंट्री है। और इंडिया के साउथ में, अगर हम इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट से 31 किलोमीटर आगे जाते हैं, देन यू विल फाइंड द कंट्री श्रीलंका। तो हमारे सदर्न कोस्ट से ये 31 किलोमीटर की दूरी पे है और ये एक छोटा देश है। तो इसकी पॉपुलेशन 20 मिलियन है। तो 20 मिलियन वॉज द पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका, यानी कि एक छोटा देश है। वहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ यानी इथनिक ग्रुप के लोग रह रहे हैं, जिसमें से पहले हैं सिंगल्स जिनकी पॉपुलेशन है 74%, और दूसरा ग्रुप जो है वो है तमिल्स जो कि 18% है। तो नॉर्थ एंड ईस्ट जो श्रीलंका है उसके नॉर्थ और ईस्ट में ये दोनों बटे हुए हैं, डिवाइडेड हैं। एक तरफ सिंगल्स हैं, दूसरी तरफ तमिल्स हैं। जो सिंगल्स हैं वो बुद्धिस्ट हैं, बुद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और तमिल में दो ग्रुप हैं, एक है श्रीलंकन तमिल जो श्रीलंका का ही नेटिव है, श्रीलंका के ही रहने वाले तमिल हैं। तो जो श्रीलंकन तमिल हैं वो 13% हैं, उसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों हैं। और दूसरे हैं इंडियन तमिल। ब्रिटिश गवर्नमेंट, चूँकि श्रीलंका एक ब्रिटिश कॉलोनी थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ से बहुत सारे लेबरर और वर्कर को अपने कॉलोनी पीरियड में वहाँ पे लेके गए, लेबर और वर्कर और एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करने के लिए। जो बाद में वहीं पे बस गए उनको इंडियन तमिल बोला गया है। ये जो तमिल हैं टोटल 18%, उसके दो ग्रुप बन गए, एक इंडियन तमिल जो कि भारत से गए वहाँ पे बस गए हैं, दूसरा श्रीलंकन तमिल, ये 18% है। और दूसरा जो इथनिक ग्रुप है वो सिंगल्स का है जो कि बुद्धिस्ट हैं, बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। तो इस तरह से ये दो तरह की इथनिक कम्युनिटीज़ वहाँ पे रह रही हैं। और ये नॉर्थ और ईस्ट, ये जो दो पार्ट हैं वहाँ पे इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, एक नॉर्थ में, एक की दूसरे की ईस्ट में। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग इन श्रीलंका। श्रीलंका में हो क्या रहा है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि इथनिक ग्रुप क्या होते हैं। मैंने अभी 1-2 बार ये वर्ड बोला, आप अपनी बुक में भी देखेंगे बार बार इथनिक ग्रुप ये वर्ड आया हुआ है। तो इथनिक ग्रुप का मतलब कि अ सोशल डिवीज़न बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर, पीपल बिलोंग टू द सेम इथनिक ग्रुप, बिलीविंग इन देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ सिमिलैरिटीज़ ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चरल और द बोथ। कहने का मतलब ये है कि जो इथनिक ग्रुप होता है ये एक सोशल डिवीज़न है, मतलब किसी भी सोसाइटी, समाज में रहने वाले जो अलग अलग ग्रुप हैं तो समाज को बांट दिया गया है। उसका एक ग्रुप है जिनके कल्चर कॉमन होंगे, कॉमन शेयर्ड कल्चर है, कॉमन है दूसरा। तो शेयर उनके कल्चर कॉमन है तो वो एक ही इथनिक ग्रुप के मानते हैं अपने आप को, वो ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसा बिलीव और फेथ रखते हैं। वो ये भी मानते हैं कि हम एक ही, दे बिलीव दैट इज़ कॉमन डिसेंडेंट, कि एक ही उनका जो ओरिजिन है, उनके एंसेस्टर हैं एक ही थे, वहीं से वो आए हुए हैं।
उनके फिजिकल स्ट्रक्चर अपीयरेंस में भी आपको समानता मिलेगी और उनके कल्चर में भी समानता मिलेगी। तो ये दोनों समानताएं उनके फिजिकल अपीयरेंस और कल्चर में भी मिलता है। तो ऐसे लोगों का समूह जो फिजिकल अपीयरेंस में, कल्चर वाइज और अपने ओरिजिन में सेम हो या ऐसा बिलीव करता हो कि हम सारे लोग सेम हैं, वो एथनिक ग्रुप है। तो एक एथनिक ग्रुप है सिंगल्स का, एक है तमिल्स का। तो ये जो कंट्री श्रीलंका है, नाउ इट इज़ इंडिपेंडेंट। श्रीलंका को आज़ादी मिलती है 1948 में। तो एथनिक ग्रुप हम लोगों ने देखा कि ऐसे लोगों का समूह जिनके कल्चर कॉमन है, उनके ओरिजिन भी कॉमन है, उनका फिजिकल अपीयरेंस भी कॉमन है, और तो उन लोगों को हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। तो 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंस मिलता है उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और वहाँ पे इन 1948 श्रीलंका बिकम ए इंडिपेंडेंट कंट्री एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट adopted a series of majoritarian measures। अब चूँकि गवर्नमेंट जो बनने जा रही है 74% सिंगल्स हैं, तो जो मेजॉरिटी में उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है लेकिन मेजॉरिटी में चूँकि सिंगल्स हैं तो उन्हीं की गवर्नमेंट बनी। और जो गवर्नमेंट उनकी बनी, उन्होंने मेजॉरिटेरियन मतलब कि मेजॉरिटी जो है उनके भलाई, उनके हित, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए काम करना शुरू कर दिया। इसको बोला गया मेजोरिटेरियनिज्म, यानी ऐसा गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी को ख्याल में रख के, उनको ध्यान में रख के सारे डिसीजन या काम करती हो। तो श्रीलंका में 1948 के बाद सिंगल्स की गवर्नमेंट आ गई जो कि मेजॉरिटी में है। तो ये मुझे मेजोरिटेरियनिज्म, इसका एक डेफिनेशन देख लीजिए। मेजोरिटेरियनिज्म अ बिलीफ that the majority community should be able to rule a country in whichever way it wants by disregarding the wishes and needs of the minority। यानी मेजॉरिटी गवर्नमेंट वो हो जाती है कि वो ऐसा विश्वास करती है कि, और उसी फेथ पे वो कंट्री को रन करती है कि वो जिस तरह से चाहें वो उसी तरह से कंट्री को चलाएंगे, जिसमें कि वो जो माइनॉरिटी है, यानी जिन लोगों की पॉपुलेशन कम है, उनके विशेष डिज़ायर और नीड को इग्नोर करते हुए कंट्री के रूल रेगुलेशन बनाना और कंट्री को रन करना। तो ये कंडीशन हो गई थी श्रीलंका में। अब ये मेजॉरिटी गवर्नमेंट आने के बाद, सिंगल्स गवर्नमेंट आने के बाद, उन्होंने अलग अलग डिसीजन लेना शुरू किया। जैसे 1956 में उन्होंने मींस की जिस सिंगल्स गवर्नमेंट जो है, इसने इंग्लिश वाज रिप्लेस्ड बाय द सिंगल्स एज द कंट्रीज़ ऑफिशियल लैंग्वेज। कंट्री की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होती है, गवर्नमेंट की लैंग्वेज होती है, वहाँ से इंग्लिश को रिप्लेस करके सिंगल्स को बना दिया गया। जबकि तमिल लोग डिमांड कर रहे थे कि तमिल शुड आल्सो गेट द प्लेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन द कंट्री। जबकि तमिल जो कि 18% है, उनका डिमांड था कि तमिल को भी रिकॉग्निशन मिले, तमिल भाषा को भी एक उसका सम्मान, एक जगह मिलना चाहिए। लेकिन उन्होंने उस बात को इग्नोर करा और सिंगली जो लैंग्वेज है, इंग्लिश को रिप्लेस करके उसको कंट्री की लैंग्वेज बना दिया। दूसरा, गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग द प्रेफरेंसेस टू द सिंगल्स इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड द गवर्नमेंट जॉब। सिंगल गवर्नमेंट ने प्रेफरेंस देना शुरू कर दिया जो उनकी कम्युनिटी को बिलोंग कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन में, यानी एजुकेशन सिस्टम में और गवर्नमेंट जॉब में। तीसरा, स्टेट प्रमोटेड एंड प्रोटेक्टेड द बुद्धिज़्म। स्टेट ने ऐसे रूल रेगुलेशन और काम करने शुरू किए जिससे कि बुद्धिज़्म प्रमोट हो और प्रोटेक्ट हो, जो कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का एक फीचर नहीं है। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एक सेकुलर गवर्नमेंट होती है जहाँ पे कि वो किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ना प्रमोट करते हैं ना उसको रोकते हैं। और नेक्स्ट है डिनाइल ऑफ द सिटीजनशिप टू द स्टेट तमिल लोगों ने ये डिमांड करना शुरू किया कि उन्हें एक सिटीजनशिप का वो दिया जाए और तमिल स्टेट बनाया जाए, लेकिन उससे भी मना कर दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को हो रही थी, और तभी जब तमिल लोगों ने अपने छोटे छोटे कई सारे ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ बना रखे थे, वो सब कंबाइंड हो जाती हैं। और इन 1980 में सेवरल तमिल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड इंडिपेंडेंट तमिलेलम।
दैट इज़ तमिल स्टेट इन नॉर्थ ईस्टर्न श्रीलंका। और ये सारे तमिल जो ग्रुप थे उन्होंने इकट्ठा होकर उन्होंने 1980 में ये डिमांड किया कि आप एक तमिल स्टेट बनाइए, तमिल एलम जिसको बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट श्रीलंकन पार्ट में, जहाँ पे भी कंसंट्रेशन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ तमिल्स इज़ मोर, जहाँ पे तमिल लोग ज़्यादा रह रहे थे वहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक अलग स्टेट की डिमांड की जिसका रिकॉग्निशन हो तमिल स्टेट के रूप में। लेकिन इसको भी डिनाई कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि सिंगल्स लोग यानी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जिसको रन कर रही थी इस गवर्नमेंट को। और इन्हीं सब का जो रिज़ल्ट आउटकम आया कि तमिल लोगों ने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि रिवोल्यूशनरी ग्रुप की तरह या आर्म फोर्सेस की तरह तमिल एलम यानी तमिल स्टेट का डिमांड करता था, और उसने स्ट्रगल करना या एक संघर्ष वॉर स्टार्ट कर दिया विद द सिंगल्स गवर्नमेंट, और दैट वाज नोन एज द सिविल वॉर। तो आपको पता ही है, हम लोगों ने 9th में पढ़ा है कि सिविल वॉर का मतलब है कि जब वॉर जैसी सिचुएशन कंट्री के अंदर हो जाती तो उसको सिविल वॉर कहते हैं। तो श्रीलंका में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट यानी बुद्धिस्ट लोगों के बीच में और तमिल लोगों के बीच में। एंड सिंस 23 जुलाई 1983 देयर विल बी वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम दैट इज़ LTTE। और उनका जो आर्म ग्रुप था यानी जो हिंसक तरीके से या वायलेंट तरीके से गवर्नमेंट का विरोध कर रहे थे और तमिल स्टेट को बनाने की कोशिश कर रहे थे, उसको उन्होंने नाम दिया था LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम। वो अपने आप को टाइगर्स भी बोलते थे, तमिल टाइगर्स। और इस तरह से गवर्नमेंट और तमिल टाइगर्स में एक वॉर या सिविल वॉर स्टार्ट हो गया जो 23 जुलाई 1983 से से चलते हुए करीब 29 ईयर चला, 29 सालों तक चला, 2009 तक 25 से 29 सालों तक चला। और इसमें 70,000 के करीब लोग मारे गए या रिफ्यूज़ी कैंपों में रहने लगे अपने गांव और शहरों को छोड़ के। और फिर अंत में जाकर 2009 में ये सिचुएशन ख़त्म हुई और वहाँ पे फिर एक इक्वल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि किस तरह से इतनी डाइवर्सिटी की वजह से और पावर शेयरिंग ना होने की वजह से और वन ग्रुप ऑफ पीपल को इग्नोर करने की वजह से मेजॉरिटी लोगों के द्वारा, मेजॉरिटी गवर्नमेंट के द्वारा श्रीलंका एक सिविल वॉर में चला जाता है और इतने सारे लोग मारे जाते हैं और कंट्री इकोनॉमिकली, सोशली हर तरह से बैकवर्ड हो जाती है, पिछड़ जाती है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह से बेल्जियम ने क्या किया है, और फिर डिफरेंट टाइप ऑफ और द फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग भी पढ़ेंगे। थैंक यू।